नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी सीधे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको लेकर के चलते हैं। याचिका खारिज हुई है, उसके बाद क्या कुछ कह रही हैं प्रत्याशी, सुने। तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। धन्यवाद। मैम, लेकिन 338 करोड़ रुपए का एक नया आंकड़ा अब देखने को मिल रहा है। आर्गुमेंट के दौरान 338 करोड़ का कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है उसी आधार पे बेल रिजेक्ट हुआ। देखिए, ये 338 करोड़ क्या है, ये तो एक बारी ऑर्डर आएगा तो उसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है। क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये 338 का फिगर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था आज तक। और ये 338 करोड़ का मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या लिंक है, इसको भी एक बारी ऑर्डर देख के समझना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। चाहे कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना करेगी। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसमें आप पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आपके शीर्ष नेतृत्व यानी कि मुख्यमंत्री की ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी भी जेल जाने की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनका विरोध ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके ऊपर सवाल ना उठाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई उनके भ्रष्टाचार को उजागर ना करे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो पिछले दरवाजों से चुनाव जीते, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए अपने सभी विपक्षियों को खत्म कर दे। आज अगर आप देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, जो कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का ऊपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष की पार्टियों पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसी ही बात मीनाक्षी लेखी जी ने संसद में कही थी, जब संसद में दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस चल रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने सवाल उठाया था, तो उन्होंने तो सदन में ही बोल दिया था कि अब आपकी ईडी में अरेस्ट होने की बारी है, अब आपकी जेल जाने की बारी है। ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का अहंकार है, लेकिन इस सत्ता के अहंकार का जवाब देश की जनता देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम असहमत हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। आतिशी को सुन रहे थे आप। आम आदमी पार्टी ईमानदार है और निष्ठावान है। बीजेपी के सभी आरोप निराधार हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। शिक्षा मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की खारिज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी साफ तौर पर कह रही थी कि आम आदमी पार्टी पर आरोप मढ़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर लिए जाएं, कोशिशें कर ली जाएं, लेकिन सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी।
तो इस बीच आपको गुजरात से बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। गुजरात को 600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित इस दौरान किया और कहा कि दुनिया भर में भारत के विकास की चर्चा हो रही है, डंका बज रहा है। आज सरदार पटेल की जयंती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने रोड शो किया और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए हैं। पीएम मोदी ने गुजरात को 600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने साफ कहा कि ये विकास परियोजनाएं किसानों की किस्मत को बदलने का काम करेंगी। इससे पहले पीएम मोदी अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करते देवी के सामने नतमस्तक होते नजर आए और उन्होंने प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना की है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश से दे दें। मध्य प्रदेश में नामांकन का जो आखिरी दिन है, सीएम शिवराज सिंह ने नामांकन दर्ज कर दिया है। बुधनी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बुधनी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है शिवराज सिंह चौहान ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान तमाम दस्तावेजों के साथ अपना नामांकन दाखिल करते हुए। तो मध्य प्रदेश के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। और नामांकन के आखिरी दिन शिवराज सिंह चौहान अपना नामांकन दाखिल करते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन दर्ज किया है। दुर्ग की पाटन विधानसभा से पर्चा बढ़ा है। नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करते नजर आए हैं। नॉमिनेशन में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस दौरान भूपेश बघेल ने दोबारा से सरकार बनने का दावा किया है। बड़ा दावा करते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग की पाटन विधानसभा से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन पाटन से अपना पर्चा दाखिल करते नजर आए हैं। सीएम के नामांकन के समय कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सीएम ने कहा, दुर्ग जिला हमेशा से अभेद्य रहा है और आगे भी अभेद्य ही रहेगा। सीएम ने कहा, कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है, निभाती है और कांग्रेस ने जो वादे पिछले चुनावों में किए थे उसे पूरा भी करके दिखा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल पुसतकर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एमपीसीजी के ब्यूरो भी हैं और हेड भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे समझूंगी, देखिए पर्चा दाखिल हो गया है पाटन सीट, लेकिन यहाँ पर लड़ाई इसलिए टफ मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने भतीजे को सामने से उतार दिया है। जी, विजय बघेल सांसद भी हैं और पिछली बार उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था, लोकसभा का टिकट दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो भूपेश बघेल भारी मतों से जीते थे, उसके बाद जब 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, पाटन से विजय बघेल को 28-30 हजार के करीब लीड मिली थी। तो भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल जो है घर का भी प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी है। और आज एक और जो है डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ जो जोगी कांग्रेस है, अजीत जोगी जो कांग्रेस पार्टी है, उनके जो अभी अध्यक्ष हैं अमित जोगी, अजीत जोगी के पुत्र, उन्होंने आज अचानक जो है वो पाटन से पर्चा दाखिल कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई भूपेश बघेल से नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से और मैं चुनाव सर, मैं आपको यहाँ पर ही रोकूंगी। देखिए प्रियंका गांधी बिलासपुर में क्या कुछ कह रही है, तमाम दर्शकों को सुनाएंगे। देखिए किस तरीके से अब इन 5 राज्यों में चुनावी जंग तेज होती जा रही है। जनता ने ये लड़ाई लड़ी और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं
बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आज़ादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहां वो बैठे थे, जहां से भाषण दिया था, वहां पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी, उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए, हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे, पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे, माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। तो अनिल जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे समझूंगी, देखिए सीएम भूपेश बघेल ने एक तरफ नामांकन दाखिल किया है, दूसरी तरफ बिलासपुर में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। बीजेपी ने आखिरी दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर चला, तो कांग्रेस चल रही है इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र दोबारा लाया गया है यहाँ पर। जी पूजा, इंदिरा गांधी का जिक्र आज पुण्यतिथि है, इसलिए भूपेश बघेल ने किया और जो प्रियंका गांधी उस बात की बात कर रही है। लेकिन फोकस तो कांग्रेस का जो है छत्तीसगढ़ पर ज्यादा दिख रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान की तुलना में ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ पर ज्यादा फोकस है। प्रियंका गांधी आज इससे पहले खैरागढ़ में भी एक सभा कर चुकी है और राहुल गांधी कल 2 सभा की थी राहुल गांधी ने। उसके पहले
दिन एक दो सभा बस्तर क्षेत्र में की थी। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो है कहीं फिसल ना जाए जी, इस बात की वो पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं, कहीं से कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि देखिए ये इसके बाद मौका फिर 5 साल बाद मिल रहा है। तो इस समय आखिरी समय में अंतिम तैयारियों में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए आज जो है वो पूरी सर तैयारी के साथ। मैं एक सवाल आपसे आखिरी में लूंगी, इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सर सवाल ये कि देखिए पाटन सीट में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया और अब वहां पे तिगड़ी हो गई है। कितना टफ टास्क देखते हैं आप? जी, अमित जोगी के चुनाव में उतरने से अब जो है मामला दिलचस्प हो जाएगा। देखिए अमित जोगी जो है वो कांग्रेस से निकले ही हैं। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तो भूपेश बघेल को उन्होंने किनारे करके रखा था और अजीत जोगी के कार्यकाल में ही विंध्याचरण को कांग्रेस छोड़ना पड़ा था। और बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष जब भूपेश बघेल बने तो परिस्थितियां वैसी ही बनी और अजीत जोगी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा, उन्होंने फिर अपनी पार्टी बढ़ाई। और ये ऐसा लग रहा है 2003 का जो चुनाव था, पहला चुनाव था जिसमें विंध्याचरण जो है कांग्रेस छोड़कर अपनी एनसीपी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे और उनके आने से जो है वो सारे समीकरण गड़बड़ा गए थे। और बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।